हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की हमारी न्यू क्लास में। और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3। इससे पहले की क्लासेस में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। यस, आज की क्लास में नेशनल इनकम टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। आज के बाद आपको इस टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। यस, मैंने यहाँ पर 3 आपको मैजिकल मंत्र दिए हैं। अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तो नेशनल इनकम का कंसेप्ट आपके लिए इजी है। कौन से हैं वे मंत्र? यस, फर्स्ट है ग्रोस वर्सेस नेट। देखिए, अगर हमें नेशनल इनकम को समझना है तो ग्रोस और नेट के कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है डेप्रीशिएशन, या उसे बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या होता है डेप्रीशिएशन? देखिए, आपके आसपास कोई भी चीज़ है, आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पर मेरे फ़ोन का एग्जांपल। देखिए, मैंने फ़ोन को परचेज़ किया और उसका कॉस्ट थी 20,000। मैंने उसको 20,000 में परचेज़ किया और अब उसे यूज़ करते हुए मुझे 1 मंथ हो गया है और अब मैं उसे सेल करना चाहती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि वो नियर अबाउट कितने का सेल हो जाएगा? मैंने उसको 1 मंथ यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद उसको मुझे सेल करना है, तो वो कितने का सेल होगा? वो नियर अबाउट 15 टू 16,000 का वो सेल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको 20 का खरीदा तो कुछ तो कम का ही वो सेल होगा। 20,000 का तो वो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि वो 16,000 का सेल हो रहा है। तो अब ये 16,000 का क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उसको इतने दिन यूज़ किया है, कुछ न कुछ उसका तो यूज़ हुआ है, कुछ खर्च तो हुआ होगा, उसका कुछ वियर एंड टियर होगा, उसके कारण उसका रेट कम हो गया है। और जो ये 4,000 जो उसका प्राइस कम हुआ है, ये 4,000 ही कहलाता है डेप्रीशिएशन। जो उसकी कमी है वो किस कारण हो रही है? क्योंकि आप उसको जब यूज़ कर रहे हैं, कुछ उसका डैमेज हो रहा है, कुछ उसका वियर एंड टियर हो रहा है, तो उस कमी को हम बोल देते हैं डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रीशिएशन इज देयरफॉर द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, फोर्सिन ऑब्सुलेंस एंड नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज। वो उसका नॉर्मल वियर टियर भी हो सकता है, या फिर वो टाइम के साथ साथ जब पुरानी हो जाती है तब भी तो उसके रेट कम हो जाते हैं। लाइक हम ब्लैक एंड वाइट टीवी का एग्जांपल लें तो उसके प्राइसेस कम होंगे कलर टीवी के कंपैरिजन में। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, किसी एक्सीडेंटल डैमेज के कारण भी उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के कारण उनके प्राइस कम होते हैं, उसे हम बोलते हैं कि वो डेप्रिशिएट हो गई हैं, तो उसे डेप्रिशिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे ग्रोस और नेट की। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम ग्रोस की बात करते हैं तो ग्रोस होता है कुछ ज़्यादा बड़ा। तो ग्रोस यहाँ पर एक वाइडर कंसेप्ट है और नेट है वो नैरो है। तो ग्रोस में कुछ ना कुछ ऐड रहता है, अगर ग्रोस में से हम निकाल देते हैं कुछ, तभी हमें नेट मिलता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेट प्रोडक्ट की। तो अगर ग्रोस प्रोडक्ट में से हम डेप्रिशिएशन को निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट प्रोडक्ट। क्लियर? अगर ग्रोस प्रोडक्ट में से हम डेप्रिशिएशन को निकाल देते हैं तभी मिलता है हमें नेट प्रोडक्ट। आप हमेशा जीडीपी, एनडीपी इस तरह आप पढ़ते हैं नेशनल इनकम में, तो अब यहाँ से आप समझ लीजिए, तो जो आप जीडीपी पढ़ते हैं उसमें ग्रोस वर्ड यूज होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर एनडीपी की बात करते हैं तो होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोस से नेट, जब भी आपको ग्रोस से नेट में जाना हो या फिर नेट से ग्रोस में आना हो, आपको डेप्रिशिएशन का यूज करना होगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि अगर आपके पास ग्रोस दिया है और आपको चाहिए नेट, अगर आपको नेट चाहिए और ग्रोस दिया है तो आप माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन को, क्योंकि ग्रोस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपको चाहिए ग्रोस और नेट दिया है तब आप क्या करेंगे? तब आप प्लस कर देंगे डेप्रिशिएशन को, यहाँ इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ से आप इसे समझ चुके हैं। नेक्स्ट मंत्र हम देख लेते हैं, वो है हमारा नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक का। यहाँ पर जो नेशनल वर्ड है वो वाइडर है और जो डोमेस्टिक है वो नैरो है, मतलब डोमेस्टिक छोटा है और नेशनल बड़ा। अब इसे मैं बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ आपको कि आप, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू घर। मैं आपको पूछती हूँ कि आपका घर कौन सा है, तो आप घर बोल देते हैं, जहाँ आप बैठे हैं वो आपका घर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया भी हमारा घर है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर मुझे बोला जाए कि आपका घर कौन सा है, तो मैं बोलूँगी कि इंडिया मेरा घर है। तो उसे बोलेंगे कि मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब मेरे इंडिया के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो डोमेस्टिक में आएंगी। ठीक है, और अगर मैं नेशनल की बात करती हूँ तो नेशनल के लिए मुझे मेरे घर से बाहर निकलना होगा। ठीक है, घर से बाहर निकलने का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम को भी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो उसे हम बोल देते हैं नेशनल।
अब वो कौन सी होती हैं? यहाँ पर एक टर्म यूज होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो हो गई, लेकिन यहाँ पर एक नेट वर्ड भी यूज हो रहा है, और अभी मैंने बताया जब भी नेट होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ माइनस होकर ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने बोला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो इसका मतलब मैं अपने घर से बाहर चली गई हूँ। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाना है तो मुझे यूज करना होगा NFIA का, जो कि है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ये होती क्या है, देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि फॉरेन से कोई पर्सन आकर हमारे कंट्री में काम कर रहा है, और अब वो काम करता है तो वो पैसे कमा कर जो वो सर्विसेज दे रहा है उसके बदले में जो अर्न कर रहा है वो अपनी कंट्री में लेकर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे इंडिया का कोई पर्सन बाहर गया हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वहां से वो अर्न करके पैसे को लेकर इंडिया में आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास से कुछ पैसा जा रहा है और कुछ पैसा आ रहा है, अगर उसको हम माइनस कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं नेट। तो हम यहाँ पर वही देख रहे हैं, हमारी नेट फैक्टर इनकम को देख रहे हैं, या मतलब जो गया पैसा और जो आया उसके डिफरेंस को लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है फिर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, मतलब जो हमारे इंडिया के लोग कमा कर आए हैं, माइनस करना है किसको, फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो दूसरे कंट्री के लोग हमारे यहाँ से कमा कर लेकर जा रहे हैं उसे हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा NFIA। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, हमें देखना है नेशनल कैसे, हमारे पास डोमेस्टिक है हमारे घर का प्रोडक्ट, उसमें अगर हमने NFIA को प्लस कर दिया तो अब वो बन जाएगा नेशनल। ठीक है, मतलब घर से बाहर भी निकल गए हम, घर से बाहर निकलते ही वो नेशनल बन गया। क्लियर। नेशनल प्रोडक्ट के लिए हमें डोमेस्टिक में प्लस करना पड़ता है, लेकिन अगर हमें डोमेस्टिक निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, फिर हमें नेशनल में से NFIA को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां से आप डोमेस्टिक से नेशनल पर जा सकते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक पर आ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मंत्र है मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो मार्केट प्राइस है ये वाइडर कंसेप्ट है और फैक्टर कॉस्ट का नैरो कंसेप्ट है। ओके, अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है आप बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हम मानते हैं हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और जब ये सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, ये फैक्टर हम यूज़ करते हैं, तो इसके बदले में इन्हें पेमेंट की जाती है। तो इनकी पेमेंट क्या होती है, रेंट होती है, इंटरेस्ट होता है, लेबर होता है और प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये जो पेमेंट उन्हें की जा रही है इसे हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, द फैक्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स यूज्ड इन देयर प्रोडक्शन और फैक्टर इनकम और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जब इन फैक्टर्स का हम यूज करते हैं तो इसके बदले में जो इन्हें पेमेंट की जाती है उसे ही हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब हम यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम एक पेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पेन को जो प्रोड्यूस किया है उसकी फैक्टर कॉस्ट आई है हमारे पास 8 रुपीज़। अब ये जो पेन है ये मार्केट में 8 रुपीज़ का नहीं सेल होता है, ये कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड और लेस होता है, उसके बाद ये मार्केट में जाकर सेल होता है। तो अब मैं यहाँ पर अगर आपको ये बोल देती हूँ कि ये मार्केट में सेल हो रहा है 11 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब ये 11 रुपीज़ का कैसे सेल हो रहा है, इसके अंदर क्या ऐड हुआ और क्या लेस हुआ है। देखिए अगर मैं बोलूँगी कि फैक्टर कॉस्ट है 8 रुपीज़ और 11 रुपीज़ का ये मार्केट में सेल हो रहा है, तो वो होगा इसका मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस बना कैसे है, देखिए जब भी फैक्टर कॉस्ट होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना पड़ता है। जो टैक्सेस हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं प्रोडक्शन पर, तो ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 4 रुपीज़ के इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट क्या बन गई, 12 रुपीज़ बन गई। और उसी के साथ में हमें सब्सिडीज़ भी मिलती हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 रुपये की हमें सब्सिडी मिली है, तो कितने रुपीज़ बन गए, अब 11 रुपीज़ का हमारे पास यहाँ पर मार्केट प्राइस आ गया। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस क्या होता है, हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होता है और फैक्टर कॉस्ट हमेशा मार्केट प्राइस से कम रहता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की। जैसा ही नेट वर्ड आता है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा, तो मैंने यहाँ पर बात की है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस हुई हैं, तभी हम बात कर रहे हैं नेट की। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनता है। जब हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं और सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है मार्केट प्राइस, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अब फैक्टर कॉस्ट देखिए यहाँ पर हमने मार्केट प्राइस निकाला है, अगर हमें बोल दिया जाए कि फैक्टर कॉस्ट निकालिए
तो हम क्या करेंगे, इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इधर ले जाएंगे और माइनस कर देंगे। तो मतलब फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर बोल सकते हैं माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, क्योंकि ये क्या होंगी, इधर जाके ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो कंसेप्ट यूज होगा वो कौन सा होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, या बोल सकते हैं NIT का। ओके, आई होप आपको ये मंत्र बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं और अब आगे के कंसेप्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 8 पॉइंट्स आते हैं ये मिलते जुलते लगते हैं आपको, तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अब ये कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ हमारे पास मैंने इनको 4 का एक कंबाइंड ग्रुप बना लिया है इनका। तो मैंने ग्रुप में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करेंगे ये है मार्केट प्राइस पर और यहाँ होगी फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, GDP एट मार्केट प्राइस। तो क्या है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। मतलब किसी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर एक साल के अंदर प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट प्राइस को हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेना ज़रूरी है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम को अदर हम NNPFC भी बोलते हैं, मतलब इसका अदर नेम ही समझ लीजिए NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। ये मैंने अभी यहाँ इसीलिए बताया क्योंकि हम ये जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे उनका मोटिव क्या होगा, NNPFC की ओर जाना। तो वो हम कैसे जाएंगे वो अभी हम बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी हमने लास्ट पढ़ा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक से यहाँ पर चेंज आया है ओनली नेशनल का। देखिए कोई भी फॉर्मूला जिसे हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है उसे हम समझते हुए खुद बना लेंगे। देखिए कैसे, अभी हमने देखा GDP एट MP, तो MP को एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि 4 टर्म्स जो हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे वो MP में ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं GDP अभी जो हमने निकाला, और अभी हमें चाहिए क्या, GNP। तो चेंज देखिए क्या है, G से G बिल्कुल सेम है, D से N और P। तो यहाँ पर चेंज किसका आया है, D से किसका आ गया है, N का आ गया। तो हमें चाहिए क्या, N। तो अभी हमें देखा N मतलब नेशनल। अगर हमें डोमेस्टिक दिया है और नेशनल की ओर जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें NFI ए को प्लस करना पड़ता है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करना पड़ता है, तो हमें नेशनल मिल जाता है। क्लियर, तो ये फॉर्मूला अपने आप से बन गया। तो आप देख सकते हैं GDP एट MP प्लस NFIA। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर देखिए चेंज क्या आया है, यहाँ पर हुआ है NNP-MP, मतलब हमें चाहिए क्या, NNP चाहिए, और हमें दिया हुआ है GNP। तो देखिए क्या चेंज हुआ है, G से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, N मतलब नेट की ओर। तो ग्रोस है हमारे पास और हमें चाहिए क्या, नेट चाहिए, और अगर हमें नेट चाहिए होता है तो ग्रोस में हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। इतना हमें मिल गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये है N और N ही चाहिए और P। तो इसका मतलब चेंज सिर्फ किसका आया था, ग्रोस से नेट का आया था। तो हमें पता है सिंपल सा, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं कि क्या हमारा फॉर्मूला ठीक बना। GNP एट MP माइनस में कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोल लीजिए या फिर डेप्रिसिएशन बोल लीजिए। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें क्या चाहिए, NDP चाहिए, और हमें दिया हुआ है NNP। तो चेंज देखिए किसका आया है, N बिल्कुल सेम है, और N से अब हमें क्या चाहिए, D चाहिए। D मतलब डोमेस्टिक, हमारे पास N गिवन है और हमें डोमेस्टिक चाहिए। तो अगर डोमेस्टिक चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, NFIA को माइनस करना पड़ेगा। पहले देखिए हमें क्या था, हमारे पास नेशनल चाहिए था तो डोमेस्टिक में हमने प्लस किया, लेकिन अब हमें डोमेस्टिक चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, NFIA को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, ये फॉर्मूले आई होप आप खुद बना पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, अब यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट की बात आ गई है। अभी हम पीछे पढ़कर आए थे कि अगर हमारे पास एमपी गिवन है, मतलब मार्केट प्राइस गिवन है, और हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट, तो वहां पर किसका यूज होगा, वहां पर यूज होगा एनआईटी का, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, या बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज का यूज होगा। क्लियर। तो अभी देखिए हमें दिया हुआ है एनडीपी एट एमपी दिया है, तो देखिए हमें चाहिए क्या, पहले मैच कर लेते हैं। एन से एन बिल्कुल सेम है, डी से डी सेम है, उसके बाद तो चेंज किसका हुआ है, ओनली एफसी का चेंज हुआ है, और एफसी के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एनआईटी का यूज करना होता है। तो अगर एफसी की ओर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स लेना पड़ेगा, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडीज को प्लस करना पड़ेगा। अगर हमें एमपी चाहिए होता तो हम क्या करते, एफसी में प्लस करते इनडायरेक्ट टैक्सेस को और माइनस करते सब्सिडीज को। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, एफसी चाहिए, तो ये क्या करना पड़ेगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा और सब्सिडीज प्लस हो जाएंगी, तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए अब हमें क्या चाहिए, जीडीपी एट एफसी चाहिए, और हमें दिया हुआ है एनडीपी एट एफसी दिया है। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पर है एन से हमें कहाँ जाना है, जी पर, और डी बिल्कुल सेम है और एफसी भी सेम है, तो सिर्फ चेंज किसका आया है, ग्रोस का, मतलब नेट से कहाँ जाना है, हमें ग्रोस की ओर जाना है। और ये बात पता है ग्रोस क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, तो नेट में हमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना होगा तभी हमें ग्रोस मिलेगा, तो यही हम कर रहे हैं। एनडीपीएफसी प्लस में डेप्रिसिएशन, जिससे हमें मिल जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, मीन्स जीडीपी एट एफसी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कहाँ जाना है, जीएनपी एफसी की ओर जाना है, और हमें दिया हुआ है जीडीपी एट एफसी दिया है। तो चेंज देख लेते हैं किसका है, जी से जी बिल्कुल सेम है, डी से कहाँ जाना है, एन, मतलब हम डोमेस्टिक घर में है और हमें नेशनल की ओर जाना है, अगर नेशनल की ओर जाना है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, NFIA का यूज करना पड़ेगा, मतलब बाहर निकलना है तो अब्रोड की इनकम को भी प्लस करना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, जीडीपी एट एफसी में प्लस कर देते हैं NFIA को। क्लियर। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या जिसे हम बोल सकते हैं नेशनल इनकम। अब हमारे पास पीछे जितने भी हमने 7 टर्म्स पढ़ी हैं उनमें से हमारे पास कोई भी गिवन हो, हम डायरेक्टली उससे नेशनल इनकम की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमें यहाँ पर इन फर्स्ट टर्म्स को मैच करना होता है, और जो भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो या एनआईटी हो या NFIA हो, उन सबको प्लस और माइनस कर लेते हैं। क्लियर। तो अगर हम आपको जीएनपी एट एफसी गिवन है तो आपको जाना है एनएनपीएफसी की ओर, तो देखिए चेंज किसका आया है, यहाँ से ग्रोस से किसका आया है, नेट का आ गया है, और एन बिल्कुल सेम है और एफसी भी सेम है। तो देखिए अगर हमें ग्रोस से नेट पर जाना है तो नेट के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ता है ग्रोस में से, तो हमने यहाँ पर ग्रोस में से कुछ ना कुछ माइनस किया, तो आप देख सकते हैं, तो हम कहाँ आ गए हैं, नेट की ओर आ गए हैं, मतलब NNPFC की ओर आ गए हैं, तो ये क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। क्लियर। यहाँ पर आपके पास कोई भी गिवन हो, जितनी भी हमने अभी यहाँ पर 7 पढ़ी हैं, और अगर हमें NNPFC की ओर जाना है तो हम अपने अकॉर्डिंग हम समझ चुके हैं कि कैसे प्लस और माइनस करते हुए जाएंगे, हम कर सकते हैं। आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट कुछ और टर्म्स हैं हमारे पास, यहाँ पर 9th नंबर पर है फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रिंग टू प्राइवेट सेक्टर। देखिए किसी भी इकोनॉमी में 2 सेक्टर की बात करते हैं हम, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर। यहाँ बात कर रहे हैं हम प्राइवेट सेक्टर की इनकम की, इसका मतलब जितनी भी टोटल इनकम हमारे पास होगी उसमें से अगर हम गवर्नमेंट की इनकम को अलग कर दें तो हमें किसकी मिल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर की। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई टोटल इनकम है, और वो टोटल इनकम कैसे आती है, उसके अंदर प्राइवेट और उसके अंदर पब्लिक, ये दोनों ही होती हैं, हम ये मान लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आप टोटल में से पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट की हटा दीजिए तो आपको किसकी मिलेगी,
प्राइवेट की मिलेगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा टर्म था जिसको मैंने ऐसे ही क्लियर किया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास क्या गिवन है। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है एनडीपी एट एफसी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरल इनकम ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट माइनस में सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। मतलब आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की इनकम और सेविंग्स को माइनस करना होगा, तो आपको मिल जाएगी प्राइवेट सेक्टर की एनडीपी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गई है। उसके बाद यहाँ पर है प्राइवेट इनकम। देखिए अब यहाँ पे लास्ट 9th में हमने पढ़ा है प्राइवेट सेक्टर की इनकम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट इनकम की। जो ये प्राइवेट इनकम की इनकी बात होती है, ये एक नेशनल कंसेप्ट आ जाता है। इसके अंदर क्या आता है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अभी जो प्राइवेट सेक्टर को हुई है इनकम वो तो है हमारे पास, उसके अंदर और क्या आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब ये एक नेशनल कंसेप्ट बोला है मैंने, नेशनल का मतलब बाउंड्रीज से बाहर की भी आ जाती है इसके अंदर। प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इसके अंदर करंट ट्रांसफर आ जाती है। ट्रांसफर कौन सी, जिसके लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, आपको डायरेक्टली पैसा मिल जाता है, तो उसके अंदर आप डायरेक्टली पैसे को भी ऐड कर देते हैं। करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्लस में इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। तो इसका मतलब प्राइवेट इनकम में आप अर्नड और अनअर्नड दोनों ही इनकम को प्लस कर रहे हैं। क्लियर। तो प्राइवेट इनकम में प्राइवेट सेक्टर की पहले लेनी है हमें, और उसके अंदर ये सब हमें प्लस करना है, तो हमें प्राइवेट इनकम मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है पर्सनल इनकम। अभी अभी जो हमने प्राइवेट इनकम अर्न की है, अगर हम ये बोलें कि क्या ये प्राइवेट इनकम कंप्लीटली प्राइवेट लोगों के पास, मतलब हाउस होल्ड्स के पास आ जाती है। हाउस होल्ड के पास जो इनकम आती है उसे हम बोल रहे हैं कि पर्सनल इनकम। वो कैसे आती है, जो प्राइवेट इनकम थी उसमें से कॉरपोरेट सेक्टर अपने प्रॉफिट का टैक्स पे कर देते हैं, कुछ प्रॉफिट को वे बचा कर रख लेते हैं, और बाकी का पैसा वो हाउस होल्ड को देते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे पर्सनल इनकम। मतलब प्राइवेट सेक्टर के साथ में हमने टोटल लिए ट्रांसफर्स को भी, जिसको हम बोलते हैं अनअर्नड इनकम को, उन सब इनकम को लेने के बाद उसको बोला हमने ये बन गई प्राइवेट इनकम। और अब प्राइवेट इनकम में से हमने कॉरपोरेट सेक्टर के टैक्सेस को माइनस कर लिया, उसके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को भी माइनस कर लिया, और जो पैसा बचा वो हाउस होल्ड के पास चला गया है। तो अब क्या करते हैं, हाउस होल्ड क्या उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, नहीं, उसमें से भी वो क्या करते हैं, अपने डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस को पे करते हैं। कोई फीस या फाइन होते हैं जो उन पर लगाए जाते हैं, उसे पे करते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है उस पैसे को वो अपने लिए यूज़ करते हैं, मीन्स अपने ऊपर कंज्यूम करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर। नेक्स्ट आता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पर देखिए, बात लास्ट जो भी पढ़ा उसमें तो बात की थी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, तभी मैं हाउस होल्ड वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो हाउस होल्ड्स के पास आ गया था। अब यहाँ पर आया है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये पूरे होल नेशन की बात की जा रही है, नेशन की डिस्पोजेबल इनकम की बात की जा रही है। और एक यहाँ पर टर्म हुआ है नेट। देखिए यहाँ पर जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है वो नेट भी हो सकती है और वो ग्रोस भी हो सकती है। ओके, तो नेट और ग्रोस का कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं कि नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। नेट डोमेस्टिक इनकम में हमें क्या प्लस करना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना पड़ता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्योंकि यहाँ नेशनल का कंसेप्ट है तो यहाँ पर बाउंड्रीज से बाहर भी जाना होगा। प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसमें अर्नड और अनअर्नड भी आ गया है। क्लियर, ये पूरे नेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने डिफरेंस भी दिया है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स इनकम ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देखिए नेशनल में अब क्या आ गया है, क्योंकि अभी हम पीछे जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ रहे थे उसमें ओनली हाउस होल्ड्स की ले रहे थे, और क्योंकि अब यहाँ पर नेशनल की बात की जा रही है तो इसमें प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, हमें कंप्लीट होल कंट्री की इनकम लेनी है।
ठीक है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हुआ, ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट बन गया है। इट इज इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी मैंने बताया कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नेट भी होती है और ग्रोस भी होती है, और ग्रोस के लिए आपको पता है यहाँ पर छोटा सा हमें टर्म यूज करना होता है, क्या है, डेप्रिसिएशन का, ठीक है, जिसको हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रोस मिल जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर इनकम। इसके अंदर ट्रांसफर इनकम भी प्लस की जा रही है डिस्पोजेबल इनकम में, लेकिन नेशनल इनकम में ओनली फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड किया जाता है। इट इज एस्टिमेटेड एट मार्केट प्राइस, इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी हमने देखा कि इसमें इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी इंक्लूड किया गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये मार्केट प्राइस पर ही होता है। लेकिन हमें पता है जो नेशनल इनकम है वो फैक्टर कॉस्ट पर होती है, जैसे कि NNP-FC अभी हमने देखा, उसी को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूड रहते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई है, और यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।